हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान। ठीक, तो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि मौजूदा हालात में सरकार ने सिलेबस में थोड़ी सी कटौती की है। 30% की कटौती हुई है, तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा मौजूदा सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी का पहला जो इकाई है वो है हमारा जीव जगत में विविधता, जिसका पहला चैप्टर है जीव जगत द लिविंग वर्ड्स। ठीक, आज हम इसी को पढ़ेंगे, जीव जगत। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जीव विज्ञान का मतलब होता क्या है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है बायोलॉजी। परिभाषा जानने से पहले ये जानते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये बायोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों का मेल है ये, जिसमें पहला जो शब्द है वो है बायोस और दूसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं लोगस। ठीक, बायोस और लोगस। तो बायोस का मतलब जो होता है, ग्रीक भाषा के बायोस शब्द का मतलब होता है वो होता है लाइफ या लिविंग, मतलब जीवन या जीवधारी। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन। बायोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है बायोस मतलब लाइफ या लिविंग्स या जीवन, लोगस मतलब स्टडी या अध्ययन। अब इसी के हिसाब से हम बायोलॉजी की व्याख्या करते हैं, परिभाषा बनाते हैं। मतलब एक ऐसा विज्ञान जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवों या जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, मतलब बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन किया जाता है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मतलब जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ समस्त सजीवों का मतलब है कि सजीव चाहे वो पेड़ पौधा हो उसका भी अध्ययन इसमें करेंगे, चाहे एक कोष के जीव हो, बहुकोष के जीव हो, जितने भी जीव होंगे, चाहे पेड़ पौधे जीव जंतु, सबका अध्ययन किस में करेंगे? जीव विज्ञान या बायोलॉजी में। ठीक, तो ये भी आपको बताया गया। बायोलॉजी दो शब्द मिलकर बना हुआ है, बायो मतलब लाइफ जीवन और लोगस मतलब स्टडी अध्ययन। एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवन का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजी। अब जो ये शब्द है बायोलॉजी, ये सबसे पहले यूज किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था इस शब्द का लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम के दो वैज्ञानिक ने। बायोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम के दो वैज्ञानिक ने। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। जीव विज्ञान जो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका जो क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसमें। मतलब इसमें बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, एक कोष के जीव भी आते हैं, बहुकोष के जीव भी आते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक ही पोर्शन को लेकर चलेंगे तो हमारे लिए पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो पढ़ने में सुविधा हो इसलिए क्या किया गया है, जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं बनाई गई हैं। एक शाखा ऐसा है जिसमें हम जंतुओं को रखते हैं, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, और एक शाखा ऐसी है जिसमें हम पेड़ पौधों को रखते हैं, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं।
मतलब जीव विज्ञान की बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान या जूलॉजी और दूसरा है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। जीव विज्ञान की दो शाखा है, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता होगा, जंतु विज्ञान में सिर्फ जीव जंतुओं का अध्ययन होता है। जीव जंतुओं का अध्ययन होता है जंतु विज्ञान में, और वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों या हम कह सकते हैं पेड़ पौधों, वनस्पतियों का अध्ययन होता है। तो जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन होगा। इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, जंतु विज्ञान में सिर्फ जीव जंतुओं का अध्ययन होगा, वनस्पति विज्ञान में सिर्फ वनस्पतियों पेड़ पौधों का अध्ययन होगा। तो यह तो हो गया जीव विज्ञान और उसकी शाखाएं। अब यह जानते हैं कि इनके जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है उसे माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, इसे लिखा जाता है अरिस्टोटल। तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक ये भी अरस्तु ही माने जाते हैं, मतलब जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु ही माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, इतना याद रखिएगा। अरस्तु क्या है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। आइए देखते हैं अगला अपना टॉपिक, सजीव या लिविंग। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, एक वस्तु जिसे हम कह सकते हैं सजीव वस्तु, और एक वस्तु जिसे हम कहते हैं निर्जीव, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है, सजीव क्या होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए सजीव का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वह जीव या वैसी वस्तु जिसमें जीवन होता है, जिसमें जान होती है, उसी को क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जिसमें जीवन नहीं होता उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो यहाँ जीवन का मतलब क्या है, अगर किसी मतलब हम कहते हैं कि जिसमें जीवन होता है, जीवन का होना ही क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। जिसमें भी जीवन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। ठीक, तो यहाँ जीवन का मतलब क्या है। तो अगर आपको सजीव और निर्जीव में डिफरेंस करना हो तो हम कैसे पता करें कोई चीज़ सजीव है कोई चीज़ निर्जीव है। तो सजीवों में कुछ प्रोसेस होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा वो सजीव और निर्जीव में डिफरेंस करते हैं हम। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जैसे कि सजीव में गति होती है, गमन होता है, वृद्धि होती है, सजीव पोषण करते हैं, सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, जनन, संवेदनशीलता, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो वस्तुओं को सजीव या निर्जीव में बांटती है। अगर किसी वस्तु में पोषण हो रहा है, सांस ले रहा है, उसमें सजीव पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, अपने जैसे नए संतान, अपना जैसा नया जीव उत्पन्न कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सजीव कहते हैं। और जिन सारी चीज़ों में ये प्रक्रिया नहीं होती उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम सजीव वस्तुओं को क्या कहते हैं, हम सजीव वस्तुओं को जीव कहते हैं। मतलब जिसमें जीवन होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीव या ऑर्गेनिज्म। हम सजीव वस्तुओं को जीव या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से विशेष लक्षण हैं जिसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव का विभेद करते हैं। अब हमें पढ़ना है सजीवों के लक्षण। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कोई बात सजीव है निर्जीव है तो हम किस आधार पर बताएंगे। कुछ उसमें ऐसे लक्षण होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जिसे देखकर हम पता लगाते हैं कि कोई बात सजीव है निर्जीव है। अगर हमें आपको बताना है, जैसे हमें पूछा गया कि आप बताइए कि ये बोर्ड या ये चौक सजीव है निर्जीव है, तो आप क्या कहेंगे, निर्जीव है। क्यों निर्जीव है, क्योंकि ये स्थिर है, इसमें वृद्धि नहीं होती, ये ना तो भोजन करता है, ना ही शोषण करता है, ना ही पाचन उत्सर्जन जैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती।
तो हम उन्हीं लक्षणों के बारे में जानेंगे जिसके आधार पर किसी वस्तु को हम सजीव कहते हैं, निर्जीव। तो इसका जो पहला लक्षण है वो है कोशिकीय संगठन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ शब्द है कोशिकीय संगठन, मतलब जैसे जो जीवों का शरीर होता है, कोई भी जीव हो, चाहे एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, छोटा जीव हो, बड़ा जीव, वो सब क्या होता है, कोशिका से मिलकर ही बना होता है। समस्त सजीवों के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, कोशिका है। ठीक, मतलब जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। वो अलग बात है कि कुछ में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, कुछ में अधिक होती है, कुछ में सिर्फ एक कोशिका ही पूरे शरीर का निर्माण करती है, कुछ में एक से ज़्यादा कोशिकाएं शरीर का निर्माण करती हैं। तो जीवों का शरीर होता है उसकी सबसे छोटी इकाई है कोशिका। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। समस्त सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हम कह सकते हैं कि एक कोशिका अपने आप में एक जीव होता है। ठीक, मतलब उनमें वो समस्त क्रियाएं होती हैं जो हम एक जीव संपन्न करता है। कोशिका ही सजीव की सबसे संरचनात्मक मतलब कि शरीर को बनाने वाली, क्रियात्मक मतलब कि वो समस्त क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं वो समस्त क्रियाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका में भी होती हैं। अब कोशिका संगठन मतलब है कि कुछ जीवों में कोशिका संगठित होती है, कुछ में वो संगठित नहीं होती। जैसे कि अगर हम एक कोश के जीव की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है जो गमन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं एक ही कोशिका से होता है, मतलब शरीर एक कोशिका से बना होता है। अगर हम बड़े जीवों की बात करेंगे जैसे कि मनुष्य की, तो उसमें अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काल के लिए रूपांतरित होती हैं, वो अलग अलग अंग बनाती हैं और हर अंग एक अलग काम करता है। तो प्रत्येक जीव का सबसे पहले ही जो लक्षण है, विशेष लक्षण वह कोशिकीय संगठन, मतलब अगर कोई भी जीव होगा तो उसमें कोशिका होगी ही, चाहे वो एक छोटा सा जीव हो, एक कोशिका या बड़ा सा। अगला जो लक्षण है उसे कहते हैं वृद्धि या ग्रोथ। तो वृद्धि या ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के, चाहे वस्तु हो या जीव हो, भार और संख्या में बढ़ोतरी। किसी भी जीव के, किसी भी वस्तु के भार और संख्या में बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो ये भी सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है, भार और संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। मतलब कि जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी बच्चा है, नवजात बच्चा, तो उसका जो वजन होगा वो एवरेज 3 से 4 किलोग्राम मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे शरीर की, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसका वजन, उसका भार क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक, तो यही है वृद्धि, मतलब जैसे जैसे जीवन अपना जीवन को जीते हैं उनमें धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। दूसरा संख्या, तो जीव अपने प्रजनन द्वारा, जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। ठीक, तो जंतुओं में वृद्धि एक प्रमुख लक्षण है जिसमें जंतु अपने भार और संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो निश्चित होती है, निश्चित एज तक होती है वृद्धि, मतलब एक निश्चित एज तक शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी, अंगों का विकास होगा, उसके बाद अंगों का विकास रुक जाता है। जबकि वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत होती रहती है, जीवन भर होती रहती है। पौधों में जीवन भर नए नए शाखाएँ निकलेंगी, नए नए पत्तियाँ उगेंगी। ठीक, तो पौधों में विशेष प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, इसमें कहते हैं विभज्योतक कोशिकाएँ। विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं, इसी कारण उनमें वृद्धि होती है, अनिश्चित होती है, लगातार होती रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि जो है वो सीमित होती रहती है। इसके बाद अगला देखते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। अब अगला लक्षण हमारा है पोषण या न्यूट्रिशन।
तो जैसे अब कोई भी जीव हो, उसको कार्य करने के लिए, उसके शरीर की वृद्धि के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम ही लोग हैं तो हमें अपना काम करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी चाहिए होगी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है हमारे भोजन से। ठीक, हमारे फूड से, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जंतुओं द्वारा अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए, अपने जैविक क्रियाओं में यूज होने वाली ऊर्जा की पूर्ति के लिए जंतु क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ठीक, और उस भोजन से हमें सीधा ऊर्जा नहीं मिलती, भोजन हमारे शरीर में जाता है, भोजन का पाचन होता है, और पाचन होने के बाद भोजन सरल अवयवों में, जैसे कि मान लेते हैं ग्लूकोज में टूटता है। ठीक, तो भोजन का सरल अवयवों में टूटना, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। और ये बने हुए ग्लूकोज को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। मतलब जंतुओं द्वारा भोजन करना और भोजन से में उपस्थित ऊर्जा को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती, पोषण या न्यूट्रिशन कहलाती है। मतलब ऊर्जा को ग्रहण करने की प्रक्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है। अब ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए जीव भोजन करते हैं, और जंतुओं में भोजन करने के तरीके भी दो प्रकार के होते हैं। मतलब भोजन के तरीके के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी जीव और दूसरे होते हैं परपोषी जीव। मतलब पोषण दो प्रकार का, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण का मतलब कि जब कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसी को कहते हैं स्वपोषी। भोजन स्वयं बनाना क्या कहलाएगा? स्वपोषण। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं, और ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, आपको पता ही है कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं? वो जो पौधे की हरी पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक, पर्णहरिम होता है, और सूर्य के प्रकाश की एनर्जी यूज करते हैं। वायु से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से लेते हैं जल, मृदा से। इन्हीं चारों चीज़ों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य, पेड़ पौधे की हरी पत्तियां क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन स्वयं बनना, उसी को हम कहते हैं स्वपोषी। अब पौधे द्वारा बनाया गया भोजन ही हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, इसे हम कहते हैं परपोषी या परपोषण। मतलब जब जीव अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करता है या भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे हम कहते हैं परपोषण। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा तो उसे कहते हैं परपोषण। ठीक, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, तो हम परपोषी जीव हैं। अगला लक्षण देखते हैं, इसे हम कहते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म। तो उपापचय या मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारे शरीर में हर समय बहुत सारी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। हर समय भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं, उसी को हम कहते हैं उपापचय। शरीर में होने वाले समस्त भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। ठीक, मतलब हमारे शरीर की क्रियाओं को करने के लिए हर समय बहुत सारी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उपापचय। उपापचय दो क्रियाओं का मिश्रण है, दो क्रियाओं के मिलकर उपापचय बनता है। एक होता है उपचय
और दूसरा होता है अपचय। उपचय को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और अपचय को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक, तो उपापचय दो शब्दों क्रियाओं का मिश्रण है, एक उपचय एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म अपचय। ठीक, मतलब इनमें दोनों की प्रक्रियाएं हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। उपचय एक निर्माणकारी प्रक्रिया है, जबकि अपचय एक विनाशकारी प्रक्रिया है। ठीक, इसमें किसी पदार्थ को तोड़ा जाता है। उपचय में जब पदार्थ का निर्माण होगा तो एनर्जी की आवश्यकता होगी, जबकि अपचय में एनर्जी मुक्त होती है। जैसे जब भोजन करते हैं तो भोजन से ग्लूकोज का निर्माण होना, यह है उपचय की प्रक्रिया। फिर उसी ग्लूकोज का श्वसन की प्रक्रिया में तोड़ना, यह कहलाता है अपचय। मतलब श्वसन की प्रक्रिया क्या है, अपचय की प्रक्रिया है, जबकि उपचय की भोजन का पाचन होना ये उपचय की प्रक्रिया है। ठीक, तो ये प्रक्रिया हमेशा हमारे शरीर में चलती है। देखते हैं अगला लक्षण, रिस्पायरेशन या श्वसन। तो श्वसन तो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि श्वसन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग अभी तक यही पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर करना, ये श्वसन कहलाता है। तो ये श्वसन की पूर्ण परिभाषा नहीं है। श्वसन का मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं सांस लेना बाहर निकालना, इसे हम श्वासोच्छ्वास से ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक, जो हम लोग बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये मुख्य श्वसन नहीं, ये श्वसन का एक अंग है। ठीक, जिसके द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर करते हैं। अब तो श्वसन का मतलब क्या होता है, तो श्वसन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में संचित ऊर्जा मुक्त होती है। जो हम भोजन करते हैं, अभी हमने बताया कि भोजन करते हैं, भोजन से ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज बन गया तो उससे ऊर्जा तुम्हें मिलेगी नहीं। क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ से अगर ऊर्जा चाहिए तो हमें उसे जलानी पड़ेगी, और जलाने के लिए हमेशा किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलता नहीं है। ठीक, तो हमारे शरीर में जो हमने भोजन किया है उसमें ग्लूकोज बना है, उससे अगर ऊर्जा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, शरीर में ऑक्सीजन ले जानी पड़ेगी। तो हम वही श्वासोच्छ्वास के द्वारा क्या करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन ले जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन करता क्या है, तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। ये ग्लूकोज हो गया और ये ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण करेगा, इसे तोड़ेगा। तो इसे तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में और एनर्जी में, बहुत बड़ी मात्रा में। वहाँ वो होता है लगभग 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया है। अब इसमें देखते हैं इसमें हो क्या रहा है, ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण के कारण ये तोड़ा जा रहा है छोटे से पार्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और बड़ी मात्रा में एनर्जी बनी। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन में संचित ऊर्जा का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसके द्वारा एनर्जी मुक्त होती है, और वही एनर्जी हम यूज करते हैं अपने शरीर के बाकी क्रियाओं के लिए। हम कहते हैं ना कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जीवनदायिनी वायु है, मतलब जीवनदायिनी गैस है, प्राणदायिनी गैस है। बिना ऑक्सीजन के हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो ऑक्सीकरण नहीं होगा भोजन का, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और जैसे एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, शरीर की जो कोशिकाएं हैं धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देंगे। इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक गैस है। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा कि सांस लेना और सांस निकालना, इसे हम श्वसन नहीं कहते, इसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। श्वसन क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जिसके द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को हम श्वसन कहते हैं। अगला लक्षण है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। ठीक, तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि शरीर में से हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। अभी हानिकारक पदार्थ आते कहाँ से हैं, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं पाचन, तो पाचन में जैसे हमने भोजन किया या कुछ भी खाया पिया, तो उसमें सारी चीज़ें हमारे लाभदायक नहीं होती। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारा शरीर पचा नहीं पाता, और न ही वो हमारे शरीर के यूज लायक है, प्रयोग लायक है। वो चीज़ें अगर हमारे शरीर में पड़ी रहेंगी तो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगी, चाहे जीव जंतु है, पेड़ पौधा है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं,
कुछ भोज्य पदार्थ जो पचती नहीं है और उनका शरीर में रहना बहुत ही हानिकारक होता है। तो उन्हीं हानिकारक पदार्थों को हानिकारक, और वो अधिकतर उसमें नाइट्रोजन के अंश होते हैं, इसलिए उसे नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन कहलाता है। ये भी हर जंतु का सबसे प्रमुख लक्षण है। सभी जंतु एक्सक्रेशन करते हैं। अब कुछ में ठोस रूप में एक्सक्रेशन होता है, कुछ में तरल रूप में एक्सक्रेशन होता है। ठीक, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्वसन की प्रक्रिया में भी उत्सर्जन करते हैं। किस चीज़ का उत्सर्जन करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए उतनी लाभदायक नहीं है। वो अगर हमारे शरीर में रहेगी तो हमारा दम घुटने लगेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे निकालते हैं, और इसी प्रक्रिया हम कहते हैं उत्सर्जन। अगला लक्षण है जनन या रिप्रोडक्शन। तो जनन का मतलब होता है कि प्रत्येक जीव अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव अपने मरने से पहले अपने जैसे नए संतान बनाता है, उसी को कहते हैं जनन। मतलब जीव द्वारा अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। मतलब जनन जीव द्वारा अपने समान नए संतान उत्पन्न करने क्या कहलाता है? जनन या रिप्रोडक्शन। जनन होता किस लिए है? जनन इसीलिए होता है क्योंकि जीव इसी के द्वारा अपनी संख्या को बनाए रखते हैं, अपनी जाति को बनाए रखते हैं। अगर जनन न होता तो धीरे धीरे पृथ्वी पर से जीवों की संख्या खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक जीव अपने मरने से पहले अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, इसी को हम रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा वैसे संक्षेप में जान लेते हैं कि मतलब क्या होता है, मतलब कितने प्रकार का होता है। तो जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, या इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जनन दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है जनन की ऐसी विधि जिसमें एक ही जनक द्वारा या एक ही जीव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। कोई एक ही जीव होगा, चाहे वो नर हो या मादा, उसी से जब नया जीव बन जाएगा उसी को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। मतलब उसमें लैंगिक भागों का यूज नहीं होता है, सिर्फ एक ही जीव के से नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में कि अमीबा आप लोगों ने सुना होगा, क्या है? एक कोश के जीव है, प्रोटोजोआ है। तो जब इसमें वृद्धि पूरी हो जाती है तो यही कोशिका क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है, और ये दो नए जीव बन गए। मतलब कोशिका बटी, एक कोशिका से दो नए कोशिका बन गई और दोनों नए जीव बन गए। इसमें एक ही जनक हुआ, ना तो नर चाहिए ना मादा, जो भी होगा उसी एक से दो नए कोशिका बन जाएगी। इसी को कहते हैं हम अलैंगिक जनन। तो ये इस प्रकार का जनन सिर्फ निम्न कोटि के जीवों में होता है। ऐसे कुछ प्रोटोजोआ में होता है, उसके अलावा कुछ सिलेंटेटा, निडेरिया संघ के संदर्भ में भी थोड़ा बहुत होता है। मतलब निम्न कोटि के जीवों में अलैंगिक जनन होता है। आगे आता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की वह विधि है जिसमें दो विपरीत लिंगी जीवों द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। ठीक, मतलब एक ऐसी विधि जिसमें दो विपरीत लिंगी जीवों द्वारा नए जीव का निर्माण होगा, उससे हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। विपरीत लिंगी जीव मतलब कि इसमें दो जीव होंगे, एक नर होगा दूसरा मादा। देख लेते हैं। विपरीत लिंगी में एक नर जीव होगा और एक मादा जीव होगा। अब नर के शरीर में एक विषयवागी कोशिका बनती है, इसे हम कहते हैं नर युग्मक या मेल गैमीट कहते हैं। मादा के शरीर में एक विषयवागी कोशिका बनती है, इसे हम कहते हैं मादा युग्मक। ठीक, जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अब अगर हम जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। ठीक,
और पौधों में वो परागकण में बनता है नर युग्मक, और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। पौधों में इसे हम अंडकोशिका कहते हैं। तो जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों का निषेचन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, इस प्रक्रिया को अंडाणु शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और इन दोनों के मिलने से एक नई संरचना बनती है, इसे हम कहते हैं युग्मनज। यह जाइगोट, ठीक। यह जाइगोट आगे चल के भ्रूण बनाता है, और भ्रूण से फिर नए शिशु या नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये है जनन की प्रक्रिया। जनन अपने समान नए जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। दो प्रक्रिया, अलैंगिक एक ही जीव द्वारा होता है, लैंगिक जनन दो जीव द्वारा, दो अलग अलग जीवों द्वारा, एक नर और एक मादा द्वारा होता है, जिसमें दोनों से बनी हुई अंडकोश का दोनों के युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं, निषेचन करते हैं और युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट आगे चल के भ्रूण बनाता है, फिर उसे नए जीव का आगे देखते हैं संवेदनशीलता और अनुकूलता। तो संवेदनशीलता और अनुकूलता के जीवों का एक विशेष लक्षण है। अब संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है कि हमारे वातावरण में हर समय परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक। और उन्हीं परिवर्तनों के प्रति जीव जो प्रतिक्रिया करता है उसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। वातावरण के उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया करना यही कहलाता है संवेदनशीलता। मतलब वातावरण में जो परिवर्तन होंगे, ठंडी, गर्मी, बरसात, तो इन्हीं के प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं, उसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भी गर्मी होना शुरू हो जाए तो हमारा शरीर क्या करता है, उसके हिसाब से हाँ, इसे अनुकूलता कहते हैं, इसे संवेदनशीलता कहते हैं, ठीक। जैसे अब संवेदनशीलता के सिंपल सा उदाहरण है कि अभी हमें पिंच हो जाए तो हमें महसूस होगा, ठीक। हम क्या करेंगे, तो अपना हाथ हटा लेंगे, इसी संवेदनशीलता कहते हैं। मतलब किसी चीज़ को महसूस करना, संवेदन महसूस करना, इसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। और अनुकूल है, तो अनुकूलता का मतलब होता है कि वातावरण के परिवर्तनों के प्रति खुद को एडजस्ट करना। हमें बताया गया कि वातावरण में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसी परिवर्तन के प्रति खुद को ढालना, खुद को एडजस्ट करना क्या कहलाता है, अनुकूलता कहलाता है। तो जीवों में, हर जीवों में क्षमता होती है अनुकूलन की, कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। अब उदाहरण के लिए कि जैसे हमें क्या क्षमता अनुकूलन की, अभी एक गर्मी होने लगे तो गर्मी होती है तब क्या होता है, पसीना निकलता है, तो पसीना भी एक अनुकूलन की क्षमता है। पसीना निकलने से क्या होगा, जब पसीना निकलेगा तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर ये कम हो जाएगा, ठीक। इवोपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा पसीने का, और वाष्पीकरण होने से प्रक्रिया जो हमारे बॉडी की हीट है, गर्मी है, जो तापमान बढ़ा हुआ धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम अनुकूलता। तो जीवों में बहुत क्षमता होती है अनुकूलता की, जीव अपने आप को अनुकूल करते हैं वातावरण के प्रति। जो जीव अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाते वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा डायनासोर्स के बारे में, तो डायनासोर बहुत बड़े जीव थे, आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी में पाए जाते थे, वो अब नहीं पाए जाते, विलुप्त हो गए हैं। क्यों विलुप्त हो गए, क्योंकि उनमें डायनासोर में अनुकूलन की क्षमता नहीं थी, इसलिए विलुप्त हो गए। जबकि उन्हीं की प्रजातियां हैं, उन्हीं की संबंधी हैं, छोटी घरेलू छिपकलियां, ये भी मौजूद हैं। ये अपने आप को वातावरण के हिसाब से एडजस्ट कर ली तो ये मौजूद हैं, जबकि बड़े बड़े डायनासोर खुद को वातावरण के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए तो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो यह है संवेदनशीलता और अनुकूलता, ये भी एक प्रमुख लक्षण। अब अगला हमारा लास्ट लक्षण जो है वो है जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि प्रत्येक जीव अपने जन्म के बाद एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करता है, एक निश्चित प्रक्रम के अनुसरण करता है, और अंत तक मतलब एक निश्चित प्रक्रम का अनुसरण करने के बाद वो लास्ट में अंत में वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु हो जाती है, ठीक। जैसे कि अब एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि कोई भी छोटा पौधा है, मतलब सबसे पहले बीज बनेगा, बीज से पौधा, पौधे से पेड़ बनेगा, और पेड़ वृद्धि अवस्था जब पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी तो वृद्ध होके वो क्या होगा, उस गिर जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक। तो सभी जीव, सभी पेड़ पौधे इसे फॉलो करते हैं।
अब अगर जंतुओं के बारे में बात करें तो किसी भी जीव का जब जन्म होता है तो शिशु अवस्था में होता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और लास्ट में मृत्यु हो जाती है। तो सभी जीव इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। सभी जीव जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे पेड़ पौधे हो जीव जंतु, तो सब में ये प्रक्रिया चालू रहती है। इसी को हम कहते हैं जीवन चक्र। ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो जीवन चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जीवों में, सभी जीवों में ये प्रक्रिया पाई जाती है। नहीं, आज हमने पढ़ा सजीवों के लक्षण, मतलब जीव विज्ञान के हमने बेसिक पढ़े हैं कि जीव विज्ञान कहते हैं किसे हैं, उसकी शाखाएं, उसके जनों के बारे में और सजीवों का लक्षण। अब इसके आगे हम आपको आगे पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे कि जंतुओं में विविधता क्या होती है, कौन कौन से जंतु मतलब में कौन से वर्गीकरण प्रक्रिया है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।